ठीक है जी, थैंक यू। सो कल हमने एक क्वेश्चन लिखाया था आपको, है ना? क्या था वो क्वेश्चन? व्हेन प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज्ड, कैन इट बी रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट अपील और इन सेकंड, राइट? तो ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है सेक्शन 3 के ऊपर ही, ठीक है? तो इसके बारे में हम पहले लिखेंगे फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है? सेक्शन 3 मेक्स इट क्लियर दैट Section 3 makes it clear that even if point of limitation may not be raised, by other party, comma, the court is duty bound to see whether the suit, appeal or application is within limitation or not, and if it is not and neither comes in any exceptions, as incorporated in section 4 to 24, then court has no option but to dismiss it. Next para. A plea of limitation can be raised in appeal though the same was not raised in trial court. आ गया जवाब? ठीक है जी, फुल स्टॉप। It being a plea of law can be raised at any stage of the suit. ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। When it can be raised at any stage of the suit, full stop. It can be raised for the first time in second appeal. केस लॉ मैंने लिखा दिया था, रिपीट करूं? बनारसी दास वर्सेस कांशीराम 1963 सुप्रीम कोर्ट। It can be raised for first time in second appeal, full stop। ठीक है, अब हम हेडिंग बनाएंगे when it cannot be raised। ये एडिशनल हो गया इसके साथ। आपको एग्जाम में दोनों पूछ सकते हैं कि कब ये रेज हो सकती है, फर्स्ट सेकंड, कब नहीं हो सकती वो भी बता रहा हूँ मैं अभी। कौन सी स्टेज ड्यूरिंग ट्रायल कब हो सकता है? एट एनी स्टेज। बेसिकली ड्यूटी तो होती है जज की देखने की कि सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन और नॉट। समटाइम्स जजेस भी ह्यूमन बीइंग है, उनको नहीं पता होता ड्यू टू ओवरलोड कह लो या कुछ भी प्रेशर कह लो, वर्क प्रेशर कह लो। जब भी ये आता है बेसिकली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट। अगर वो नहीं रेज करता देन अदरवाइज ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट। डिफेंडेंट का अपना नुकसान होएगा अगर वो केस चलाएगा। जो एक प्ली ऑफ लॉ, ये जो है अपनी लिमिटेशन की, विच इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसको अगर वो रेज करेगा तो बेनिफिट उसका ही है ना। अगर नहीं करेगा तो कोर्ट को करना चाहिए। अगर कोर्ट नहीं करती तो उसका सोल्यूशन कहाँ दे रखा है? इस जजमेंट में दे रखा है कि जी हम कभी भी रेज कर सकते हैं। अगर हुई नहीं, आप फर्स्ट अपील डाल रहे हो तो कर सकते हो। वहाँ के लॉयर्स देखेंगे यार ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन था, तो अगर नीचे नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर जाके नहीं ले सकते। दिस इज व्हाट दिस लॉ इज सेइंग, ठीक है ना? ये सारे इन्वर्टेड कॉमास लिखना चाह रहा है या सिंपल थ्योरी है। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन विच आई गेव यू, ठीक है ना? कोई ऐसा इन्वर्टेड कॉमास की नहीं है। इसका आप हेडिंग बना लो व्हेन इट कैन नॉट बी रेज्ड। 3 पॉइंट्स होंगे इस पे, 3 पॉइंट लिखाऊंगा कहाँ कहाँ ये नहीं लग सकती। A new plea of limitation
a new plea of limitation which is not one purely of law. ध्यान से इसको सुनना और लिखना. A new plea of limitation which is not one purely of law but is a mixed question of fact and law should not be allowed to be raised for the first time in second appeal. इसे समझेंगे. इश्यूज तीन तरह के हम करते हैं. इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट, एक मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट. उसके ऊपर इश्यूज फ्रेम होते हैं. ठीक है, ये ऑर्डर 14 में हम जाके पढ़ेंगे. बेसिकली इतना आप समझो. अगर प्ली ऑफ लिमिटेशन ऐसी है जो कि मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, ठीक है, तो वो हम सेकंड अपील में जाके नहीं रेज कर सकते क्योंकि इसका इशू नीचे फ्रेम होना चाहिए था ट्रायल. दिस इज द प्रैक्टिकल लर्निंग. नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है. तो इसका हल क्या है, रेमेडी क्या है? जैसे हम सिविल लॉ कर रहे हैं, सिविल लॉ है, पहले हमने सीजेजेडी के पास केस लगाया, उसकी अपीलेट कौन सी होगी कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट जज. ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हम कहाँ जाएंगे? वो क्या होगी? सेकंड. अगर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं तो कहते हैं आप हाई कोर्ट में ये रेज नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट का काम फ्रेमिंग करने का नहीं है, वो नीचे ही हो पाएगा. उसका रेमेडी क्या होगा? अगर ऐसा कोई इशू रह गया, हाँ, वो तो क्या करेंगे? हाई कोर्ट क्या करेगी? हाई कोर्ट विल रिमांड इट बैक. ये बेस्ट ऑप्शन है. एपीलेट कोर्ट की पावर है ऑर्डर 41 में. हाँ, पहुंच रहे हो वहाँ पे? यस, एडिशनल इश्यूज उसी ऑर्डर में दिया हुआ है. अगर फ्रेम करने हैं तो जब हम सीपीसी में आएंगे तब करेंगे. ठीक है. सेकेंडली, प्ली ऑफ लिमिटेशन इसको रहने दो, वैसे कैन नॉट बी रेज मेरा वैसे लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखते हैं. वेयर द सूट इज नॉट, सिंपली सेकंड पॉइंट, वेयर द सूट इज नॉट ऑन द फेस ऑफ इट barred by limitation, comma, the appellate court should not take up the question of limitation the appellate court should not take up the question of limitation on its own initiative, on its own OWN इनिशिएटिव. जब आपको दिख रहा है कि ये बार बार लिमिटेशन नहीं है, देन व्हाई टू टेक अप दैट इशू? सिंपल एज जनरल, एज सिंपल एज दैट. कि अगर नहीं है तो क्यों रेज करना है? वेस्ट ऑफ टाइम. थर्ड पॉइंट, द सेकंड एपीलेट कोर्ट इज जस्टिफाइड, the second appellate court is justified in refusing to entertain a plea of limitation which was not taken in the first appellate court. जो आप पूछ रहे थे अभी, which was not taken, is justified in refusing to entertain a plea of limitation which was not taken in the first appellate court, and where the plea for its proper decision, where the plea for its proper decision involves further inquiry into facts, where the plea for its proper decision involves further inquiry, inquiry into facts.
इसी केस में ये सारा क्लियर कर रहा है कि जी कब करोगे, किसी भी स्टेज पे करोगे, फर्स्ट पे भी जा सकते हो, सेकंड पे भी जा सकते हो। पर बार कहाँ पे आ गया, सेकंड कब नहीं करेगी, जब फर्स्ट एपीलेट कोर्ट ने आपने रेज नहीं किया। उसका मैंने आपको रेमेडी बताई दी है, रिमांड बैक, ठीक है। और कब नहीं करोगे, जब आपको ऑन द फेस ऑफ दिख रहा है कि ये बार बाय लिमिटेशन नहीं है, देन वाई टू रेज दैट प्ली, वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर और कौन सा है, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, इनफैक्ट क्योंकि उसका इशू फ्रेम होएगा, इसमें नहीं वो लिखा, वो हमारी सेंस क्या कहती है कि ये क्यों नहीं होएगा फर्दर इलेबोरेटली, राइट। तो ये आपका मॉडल आंसर फ्रेम हो गया प्ली ऑफ लिमिटेशन के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपने जजमेंट और ये सारी लाइंस लिखनी है। तो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन 4 लिमिटेशन, क्या कहता है, बेसिक रीडिंग देंगे पहले इसको। एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, हमेशा वर्ड प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ही आएगा, आप देख लेना पूरे लिमिटेशन एक्ट में। वेयर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, कॉमा, जब कोर्ट बंद है, द सूट, अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड, प्रेफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी इसमें नहीं है। जब अगर संडे आ गया तो मंडे को कोर्ट खुलेगी, अगर 30 जून को आ गया 1 जुलाई को खुलेगी, अगर 31 दिसंबर आ गई 1 जनवरी खुलेगी, अगर 1 जनवरी की छुट्टी होती है कई जगह पे फर्स्ट डे तो 2 जनवरी खुलेगी। सिंपली ये कह रहा है, दिस इज बाय वे ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। A court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during any part of its normal working hours it remains closed on that day। जैसे हाफ डे, हाफ डे तो ऐसा मैं एक बारी जब हाई कोर्ट जा रहे ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ oath ਹੈ, ठीक है, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦਿਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਮਿਕਸ ਇਟ ਅਪ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਰੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ JMIC ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ JMIC ਬਣਨਾ। ਸੋ JMIC ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪੀਲਸ, ਰਿਟਸ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ 200 ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਦ ਦੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ JMIC ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। A court shall be deemed to be closed on any day within meaning of this section if during any part of its normal working hours। ਹੁਣ normal working hours ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ, 10 to 4 ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਹਾਫ ਡੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। नो वर्क डे, स्ट्राइक कॉल्स मैं लिखाना हूँ सारा, ठीक है ना। स्ट्राइक कॉल्स उदों जो जजिस उत्थे बैठे नहीं है। बेसिकली रजिस्ट्री इज ओपन। देखा जाए ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈਵ 90 ਜਜਿਸ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਫਾਈਲ ਅ ਸੂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਓ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਨੋ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਓਪਨ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਕੇਸ ਲਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਐ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪॉन 2 ਮੈਗਜ਼ਿਮਸ। ਵਾਈ ਆਫ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 4? ਵਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹਾਰਮ ਐਨੀਬਡੀ। ਇਹ ਫੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈ, ए लॉ कैन नॉट कंपेल ए पर्सन टू डू इम्पॉसिबल टास्क। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਹੋਗੀ, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू फाइल अ सूट। जज कितों मैं लेके आऊँगा? ठीक है ना। सो बेसिस ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਨੰਬਰ 1 lex non cogit ad impossibilia, that is a law cannot compel a person to do an impossible task, right? Secondly, meaning लिख लिया आपने, a law cannot compel a person to do an impossible task. Second, actus curiae neminem gravabit, actus curiae neminem gravabit, that is the act of court should not cause any damage, that is the act of court should not cause any damage or any prejudice to any person. सेक्शन 4 क्या है? एक्सेप्शन है सेक्शन 3 का। बेसिकली हम एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोर्ट क्लोज कब होएगी? चाहे अगर कोर्ट क्लोज है, अगर और जज बैठा भी हो तब भी यही माना जाएगा कि कोर्ट क्लोज है। जज आके बैठ सकता है, कोई से रोक नहीं सकता। छुट्टी वाले दिन अगर आके बैठ जाए, अगर हॉलीडे है तो हॉलीडे है। इवन इफ जज इज देयर, यू कैन नॉट से कि जज बैठा जी केस फाइल हो सकता था, नो। ये नंबर 1 पॉइंट इसमें ये है, ठीक है। सेकेंडली, सेक्शन 4 का हम बेनिफिट कब लेंगे? ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग। क्यों लास्ट डे? क्यों? पहले हमने लिमिटेशन देखा, फिर 12 से 24 देखा, उसका बेनिफिट ऐड हो गया, फिर देखेंगे 4 पे ये छुट्टी है नहीं, फाइल करो, है सेक्शन 4। दैट इज वाई इसका बेनिफिट लेना है तो कब लेना है? लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। अगर लास्ट डे पे कोई जज या लॉयर एब्सेंट होता है तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? जज एब्सेंट हो गया तो कोर्ट नहीं लगी, फिर वही गल आगे ना, उत्थे फस गए, इत्थे फस गए। इट डजंट मैटर ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, अगर आपने देखा कि जज है नहीं, लॉयर एब्सेंट है, सेक्शन 4 बेनिफिट कैन नॉट बी टेकन एज द कोर्ट इज स्टिल ओपन। हम वी आर टॉकिंग अबाउट फाइलिंग। जिस्ट ऑफ सेक्शन 4 इज, आप उन्होंने क्या कहा है, वेयर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। ये कब होएगा? प्रेफर कब करेंगे? व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। हम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि जो उस इंडिविजुअल की जो उसको चला रहा है या चलाएगा, ठीक है। बेसिकली सेक्शन 4 इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम
the hottest topic of Limitation Act. Only the same points. A जैसे note down. Everything is in book. Don't worry. AK Jain book लो. AK Jain follow up करो. AK Jain limitation. हाँ, Limitation Act के लिए AK Jain is the best. क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारा करवा रहा हूँ। आपको बुक पढ़नी इसलिए ज़रूरी है कि प्रीलिम्स में आपको ऐसी ऐसी कोई प्रोपोजिशन आ सकती है, उसके लिए थॉरो रीडिंग दो अपने। मोर देन 80% मैं आपको कवर करवा दूंगा। 20% अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान होगा। बुक पढ़ना इज मस्ट इन एवरी सब्जेक्ट। मेरा काम है यहाँ पे आपको लेटेस्ट लॉ, फेमस लॉ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और बुक पढ़नी पड़ेगी। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਟੀ ਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। आई डोंट बिलीव इन दिस बुक्स। मेरा काम है सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ शार्प करना। इस जो लिखा है अगर इस जो यू कैन गेट एनीथिंग नोट इट डाउन इन योर नोट्स, रेस्ट लीव इट। ठीक है, AK Jain ਨੂੰ फॉलो करो। लिमिटेशन ਲਈ फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़नी जरूरी है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं हैगा करवा रहा था, सारा पूरा करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, लेट्स गिव इट अ रीडिंग टू सेक्शन 5, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ वर्ड बाय वर्ड ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜੰਨੇ ਆਪਾਂ। the word suit is not covered। prelims ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ best question, whether section 5 applies to suit or not, no, the suit word is not covered here। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, despite the fact limitation act applies to 3 things। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? appeals, application, suit, appeal, बस सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। और सेक्शन 5 किधर किधर नहीं लगता, किधर से लगता अपील और एप्लीकेशन, राइट। 2003 PCS, 2006 PCS, 2007 PCS, 2015 2 क्वेश्चंस सेक्शन 5। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली लाइन में हमने क्या समझा, इट डज नॉट अप्लाई टू सूट्स अदर देन, ये आ गई इसकी एक्सेप्शन, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन। सेक्शन 5 की सेकंड एक्सेप्शन आ गई। पहली क्या थी? सूट्स। अब ये आ गया, एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ CPC। ठीक है, सेक्शन 5 अगर हमने कोई एग्जीक्यूशन डाली तो वहां पे भी सेक्शन 5 नहीं लगेगा। ठीक है, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, इसको छोड़ दो अदर देन को, सीधा हो थर्ड लाइन पे। मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड मतलब लिमिटेशन पीरियड, उसके साथ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, उसके बाद थर्ड आ गया एक्सेप्शन। उसके बाद भी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी एडमिट हो सकता है इफ द एप्लीकेंट और द एप्लीकेंट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज। इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर लो, सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और मेकिंग एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। अगर कोई भी अपील और एप्लीकेशन आपने प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में नहीं फाइल किया, आप बाद में भी कर सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है। नाउ व्हाट इज दिस सफिशिएंट कॉज? दिस इज नॉट डिफाइंड इन दिस। इट वाज डिफाइंड बाय द प्रीवी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन कृष्णा वर्सेस छतप्पन। कृष्णा वर्सेस छतप्पन 1889 प्रीवी काउंसिल। सो हम कैसे डिटर्मिन करेंगे कि एक पर्टिकुलर सफिशिएंट कॉज, जो मेरा बहाना है या जो मैं कहना चाहता हूँ वो सफिशिएंट कॉज कैसे सफिशिएंट कॉज बनेगा? उसकी दो कंसिडरेशंस हैं। इट मस्ट बी ए कॉज, राइट डाउन the consideration for determining sufficient cause are the considerations for
determining sufficient cause are: number 1, it must be a cause which is beyond the control of the party. It must be a cause which is beyond the control of the party. Second, the party must not be shown to be negligent, comma, inactive or lacking in bona fides. ठीक है, अब इसे समझेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। वो ऐसा कॉज होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में था ही नहीं। रीज़न आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। फॉर एग्जांपल, लास्ट डे पे लिटिगेंट गया फाइल करने, उसका एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ तैयार था, साइन और अटेस्टेशन नहीं हुई, क्या सूट फाइल होएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो 20-25 दिन, 50 दिन, 100 दिन हॉस्पिटल में रहा, सारा का सारा वो कंडोन हो जाएगा बाय वे ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है। या सफिशिएंट कॉज में क्या हो सकता है कि बंदा बाहर से आ रहा था, उसने फ़्लाइट टिकट भी बुक की, ठीक है, अहमदाबाद इंसिडेंट अभी हमने पढ़ा है, वो फ़्लाइट का एक्सीडेंट हो गया या उस बंदे की फ़्लाइट मिस हो गई, वो आ नहीं पाया, साइन एंड अटेस्टेशन नहीं हुई, तो सूट फाइल नहीं हो सका, तो भी ये सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। नंबर ऑफ एग्जांपल्स सफिशिएंट कॉज की कुछ भी हो सकती है, पर उसका टेस्ट क्या होएगा? एक ऐसा रीज़न जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपकी कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए उसमें, जो सेकंड बता रहा है। आप नेग्लिजेंट नहीं होने चाहिए, आप इनएक्टिव नहीं होने चाहिए, और आप लैकिंग इन बोनाफाइड नहीं होने चाहिए। सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या है? डायरेक्टली मीनिंग इज नॉट डिफाइंड, बट बाय वे ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हमें ये 2 टेस्ट पार करने पड़ेंगे सफिशिएंट कॉज के लिए। अब वो एक्सप्लेनेशन बाद में आएंगे ना। वो एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि एक आपको पॉइंट दे दिया इसको एक्सप्लेन करने का, बट बेसिकली इट इज एज सच नॉट डिफाइंड। जैसे हम आईपीसी में जाएंगे, द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, ऑफेंस सब दिया हुआ है ना, किसी और सब्जेक्ट्स में। लिमिटेशन में लिमिटेशन का वर्ड मीनिंग बताया हुआ है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बताया हुआ है, क्या इसकी डेफिनेशन क्लॉज में बताई हुई है सफिशिएंट कॉज की? नहीं। जब हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली एक सेक्शन की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहले सेक्शन की बॉडी आ गई, एक्सप्लेनेशन इज जस्ट अ हेल्प टू द बॉडी ऑफ सेक्शन। प्रोविजो आगे वो उसको बताएंगे कि बॉडी ये कहती है, प्रोविजो ये नहीं होएगा। सो दीज ऑल थिंग्स फॉल्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है। डिफाइन का मतलब मेरा कहने से क्या है कि वो सेक्शन के स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्लॉज में नहीं, राइट। अब इसको डिसाइड कैसे करेंगे सफिशिएंट कॉज को? ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, इसके प्रिंसिपल्स क्या है कंडोनेशन ऑफ डिले के, कि डिले को हम कंडोन कैसे करेंगे, प्रिंसिपल्स क्या है, कौन सी चीज़ कंडोन होगी तो कोर्ट क्या देखेगी उसमें, क्या आपकी हार्डशिप देखेगी, क्या इक्विटेबल कंसिडरेशंस कोर्ट देखेगी, क्या इसको स्ट्रिक्टली लेगा कोर्ट कि नहीं जी आप 70 दिन लेट हो तो पूरे का पूरे दिन आप बताओ, एक दिन का, कि आप क्यों लेट हुए, आप कहाँ थे, कहाँ रहे, कैसे रहे, 70 दिन आपको याद क्यों नहीं आई? क्या ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगी या लिबरल इंटरप्रिटेशन होगी? ठीक है, कितनी एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, कितना नहीं करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, अभी हम उस पर ऊपर आएंगे। ठीक है। राइट डाउन कंडीशन, प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल्स फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, नंबर 1, साथ साथ एक एक करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। The party seeking relief has to satisfy the court. The party seeking relief
has to satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application for not preferring the appeal or making the application within the prescribed period. तो ये किसकी ड्यूटी है? जो कोर्ट में जाएगा उसी पार्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेक्शन 5 का बेनिफिट लेने से पहले कंडीशन क्या रहेगी? यही कंडीशन रहेगी। नंबर 2, द एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले हैज टू कवर the entire period of delay। कवर आपको एंटायर पीरियड करना पड़ेगा। एंड ईच डेज पोस्ट ऑफ यस ईच डेज डिले हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। सो यू हैव टू एक्सप्लेन एंटायर डिले कि जी इतने से दिन लेके इतने हो गया। वो स्ट्रिक्टली नहीं कि हर दिन हर घंटा क्या हुआ, पर शुरू से लेके फर्स्ट डे से जब सूट फाइल होना था, जब तक आप कंडोनेशन मांग रहे हो, जब तक की तब तक आपको सारा एक्सप्लेन करना। थर्ड पॉइंट, आज थ्योरेटिकल वर्क बहुत ज़्यादा है फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द पावर ऑफ द कोर्ट टू कंडोन डिले इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। देखो, अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो बट डिस्क्रिशन किसकी है? कोर्ट। even on showing of the sufficient cause। showing of the sufficient cause, full stop। no person can claim concession as a matter of right। ये आपका राइट नहीं है, इसे डिस्क्रिशन वेस्टेड इन कोर्ट। आप एक्सप्लेन करोगे, कोर्ट माने या ना माने, ठीक है, राइट दिया हुआ है आपको, लॉ ने दे दिया, पर बर्डन आपके ऊपर है, कोर्ट माने या ना माने, दैट इज अप टू द कोर्ट। आप कन्विंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते, वो आप देखो। अगर कोर्ट को लगा जेन्युइन है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो आपकी बात मानी जाएगी। No person can claim concession as a matter of right। केस लॉ लिखे इसके साथ ही, मनोहर जोशी वर्सेस नितिन। मनोहर जोशी वर्सेस नितिन, 1996 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये इसमें हेल्ड हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रू गाइड इज। अब कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले को क्या गाइड करेगी चीज, कौन सी चीज? द ट्रू गाइड इज वेदर द एप्लीकेंट ऑब्लिक एपिलेंट acted with reasonable diligence in good faith। Next point, the period should not be extended simply because the period should not be extended simply because the appellant's case, post of yes, the appellant's case is hard and needs sympathy। कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है, आपको जितनी मर्जी डिफिकल्टी आए, आप जितने मर्जी दुख तकलीफ में थे, कोर्ट ने नहीं देखना। कोर्ट ने क्या देखना है? एक्सप्लेनेशन विद डॉक्यूमेंटेशन।
whether you were able to convince the court or not, it is up to you. आपका नुकसान हो रहा है, वही बात लिमिटेशन की, कोर्ट नहीं देखेगी। आप नहीं आए तो कारण बताओ, बेनिफिट ले जाओ, नहीं बता पाए आप बाहर जाओ, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। सूट सॉरी, अपील और एप्लीकेशन, राइट। सिक्स्थ केस, सिक्स्थ पॉइंट, इसका हम हेडिंग बनाएंगे रामनाथ साहू वर्सेस केस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्टार करके रखना है हमने, क्योंकि कई बार क्या होता है केसेस अगर आपने सॉल्व किए प्रीलिम्स के, कभी किए, मैं बताता हूँ, उसमें क्वेश्चन आता होता है यार क्यों नेक्स्ट ही कर लेंगे आगे। रामनाथ साहू वर्सेस गोवर्धन Saul, one of the most famous cases of section 5, ठीक है। रामनाथ साहू वर्सेस गोवर्धन साहू। तो ये क्या कहता है? It was observed by Supreme Court that, मैं यहीं पर रुक जाओ, मैं पहले बता दूँ, ऑब्जर्व दैट तक लिख लो। अभी हमने पीछे 3 केसेस लिखे ऊपर, ठीक है, कृष्णा, मनोहर जोशी, रामनाथ साहू, है ना। ऐसे आपको 4 ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, वो लिख देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू सेक्शन 5। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो मैं बार बार कहूँगा ना कि ये केस इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है केस, ये नहीं है, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, ये भी नहीं है, कृष्णा वाला सेक्शन 3 पे है, ठीक है। अगर मान लो 56 वाला, ये तो सफिशिएंट कॉज को डिफाइन करता है, या जो रामनाथ साहू में हेल्ड हुआ है वो लिख देंगे और पूछ लेंगे किस में ये हेल्ड हुआ है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके जजमेंट के ऊपर, अब लिखेंगे इसके ऊपर। It was observed by the Supreme Court that sufficient cause under section 5 should receive a liberal construction, liberal, not strict, right? Should receive a liberal construction so as to advance substantial justice when no negligence or inaction, बार बार वही वर्ड आ रहे हैं, देखो प्रीवी काउंसिल वाले, where no negligence or inaction or want of bona fide, or want, want of, lack, it means lack, want of bona fide is imputable to a party. सेवंथ पॉइंट, केस लॉ लिखेंगे, ये आपके बेयर एक्ट में भी दे रखा है, किताबों में तो मिलेगा ही मिलेगा। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस MST कटीजी 1987 सुप्रीम कोर्ट। ये वन ऑफ द फेमस केसेस है सेक्शन 5 को, हर बार प्रीलिम्स में ये आता ही आता है। इन्होंने कुछ नहीं पूछना, सिंपल पूछना कि फेमस केस लॉ कौन सा। अगर दोनों आगे ए एंड बी ऑप्शन तो बोथ होएगा, या इसमें आएगा कि गाइडलाइंस किस में दी थी, गाइडलाइंस इसमें ली थी, जो अब अभी हम लिखेंगे। जो पहले वाला था वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। अगर आपने सफिशिएंट कॉज देखना है तो आप कैसे देखोगे, लिबरल अप्रोच से करोगे, स्ट्रिक्टली नहीं करोगे, ठीक है। हाँ,
Supreme Court held that sufficient cause is adequately elastic to enable the courts the courts to apply the law in a meaningful manner, which subserves the ends of justice. The court laid down following guiding principles, that is, number 1, ordinarily a litigant does not stand to benefit by lodging an appeal late. Second, refusing to condone delay can result in a meritorious matter being thrown out at the very threshold. And cause of justice being defeated. Full stop. As against this, when delay is condoned, the highest that can happen is that a cause would be decided on merits. What is that can happen? Highest that can happen is that a cause would be decided on merits after hearing the parties. सिंपल है, ठीक है। अगर सुन लेंगे, डिले कंडोन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक मैटर सुना जाएगा। अगर आपने डिले कंडोन ना की, क्या पता एक मेरिटोरियस मैटर को आप सुनने से मना कर दो और बाहर चला जाए, किसी का नुकसान हो जाए। सिंपली ये। थर्ड, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे एवरी डेज डिले मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। Inverted comma close. Every day's delay must be explained. Does not mean that a pedantic PEDANTIC, that is conservative, mean that a pedantic approach should be made. The doctrine must be applied in a rational common sense. Pragmatic manner. Pragmatic, that is practical. आपने इसको इस तरह से डिले को कंडोन करने के टाइम पे
ऐसे देखना है कि जो प्रैक्टिकल लगे। एवरी डेज डिले मस्ट बी एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है कि हर दिन हर घंटा आपको बताना ही पड़ेगा। सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोर्ट डील करेगी इसको। कोर्ट विल नॉट डेल्व इनटू द डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी डे। सिंपल आए 20 दिन का है जी, का क्या हो गया था, ये हो गया था, चलो ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा है, जैसे 7 साल हो गए, अब बताओ 7 साल क्या कर रहे थे, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन इज फास्ट। जब 7 दिन ही हुए हैं, वो तो कोर्ट ऐसे ही कर देती है, कोई बात नहीं, 20-25 दिन 15 दिन, कीपिंग यू दी रेमेडी। अपील क्यों नहीं लेट होगी जी, एप्लीकेशन क्यों लेट होगी, ठीक है। 4th पॉइंट, when substantial justice and technical considerations, substantial justice and technical considerations are pitted, P-I-T-T-E-D, pitted against each other, comma, cause of substantial justice deserves to be preferred। एक तरफ substantial justice है, दूसरी तरफ टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ है। अगर वो दोनों आमने सामने आएंगे तो हम जस्टिस को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। जस्टिस डिजर्व्स टू बी प्रेफर्ड, उसको प्रेफर करना चाहिए। 5th, there is no presumption that the delay is occasioned deliberately or on account of culpable negligence or on account of mala fides। कोर्ट ये नहीं कहेगी जी ये जानबूझ के किया हुआ है, आपकी ही नेग्लिजेंस है या मेला फाइडी कर रहे हो। कोर्ट इससे प्रज्यूम नहीं करेगी इन चीज़ों को, ऐसी कोई प्रजम्पशन है ही नहीं। अगर कोई लेट आया है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन सुनो, आपने खुद ये मानना नहीं है कि ये आपने ये तीनों चीज़ें करी हैं, कि आप डेलिबरेटली नहीं आए, आपकी नेग्लिजेंस है और आप मेला फाइडी हो इसलिए। 6th, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये बेसिकली इंग्लिश सारी, बट ये सारी इंग्लिश लैंग्वेज आपको क्रैम करनी पड़ेगी फॉर मेन एग्जामिनेशन, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन सफिशिएंट कॉज पे आएगा। व्हाट इज द सफिशिएंट कॉज, व्हाट आर द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस। 2007 से लेके 15 तक ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, यही आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। 6th पॉइंट, 7वें पॉइंट का ये 6ठा पॉइंट आप देखो, वन ऑफ द कंसिडरेशन। 7 पॉइंट हमने अभी लिखे हैं, वी आर राइटिंग 7th पॉइंट, उसमें ये इसकी 6th गाइडलाइन है। इट मस्ट बी ग्रास्प्ड दैट, इट मस्ट बी ग्रास्प्ड, ये मैंने लिख दिया, ग्रास्प्ड दैट जुडिशरी इज रिस्पेक्टेड not on account of its power, respected, judiciary is respected not on account of its power to legalize injustice, on technical grounds, but because it is capable of removing injustice and it is expected to do so। हम जुडिशरी से क्या उम्मीद करते हैं, इंसाफ। बस दिस इज व्हाट इज रिटन इन दिस टफ लैंग्वेज। Removing injustice and it is expected to do so।
समझ गए? तो ये जजमेंट कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को गाइडलाइन दे रही है कि जी आपके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, आपसे इंसाफ, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं है कि आप इनजस्टिस को दूर करते हो, क्योंकि आपके पास पावर है उसको दूर करने की। सो गिव अ लिबरल इंटरप्रिटेशन व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ सफिशिएंट कॉज बिफोर यू। 8th पॉइंट लिखेंगे इसका। 7th हो गया रवि, नेक्स्ट आ जाओ। जो कंडीशन है, जो प्रिंसिपल है जनरल, वो 8th पॉइंट आ गया। ऑल द सेटल्ड प्रिंसिपल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्म for the construction of the term inverted comma sufficient cause inverted comma clause are to be considered by the courts, are to be considered by the courts in condoning the delay, in condoning the delay so as to serve the purpose of justice, equity and fair play. Justice, equity and fair play. 9th point. Now, one of the very important points of this principle. Length of the delay is immaterial. Length of the delay is immaterial, comma. Explanation of delay is relevant. Length जितना मर्जी हो, that doesn't matter. What matters is your explanation of the delay. ठीक है, right? 10th point लिखें। The examination has to be done in reference to the last day of the prescribed period. The examination has to be done in reference to the last day of the prescribed period and any delay thereafter ठीक है। 11th पॉइंट लिखो एक बार। केस का नाम लिखो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी। ये भी इसका फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट। यार ये फिर ऊपर चला गया, आ गया ना। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी। No litigant is entitled to special privilege in such matters under Section 5. Entitled to such? No litigant is entitled to special privilege in such matters under Section 5. Privilege in such matters under Section 5. Full stop. Section 5 does not make any distinction between the government and the individual.
ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नमेंट आती है आपके पास तो आप उसको क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे? नो। ये किस केस में हैंड हुआ है? इसमें हुआ। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसी लाइन का कि नो लिटिगेंट इज एंटाइटल्ड टू स्पेशल प्रिविलेज इन सच मैटर्स। इट वाज हेल्ड इन विच केस? ठीक है। अभी हम लिखेंगे एक्सेप्शंस टू सेक्शन 5। नंबर 1, सूट्स। नंबर 2, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 CPC। Number 3, election petition under Representation of People's Act 1951. Election petition under Representation of People Act 1951. 4th, petitions for divorce under HMA Hindu Marriage Act 1956. ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्शन 29 सबसेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ नॉट हिंदू मैरिज एक्ट, दिस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। ये एक्सेप्शन कहाँ पे दे रखी है? 4th वाली, पिटीशंस फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1956। ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्शन 29 सब ब्रैकेट 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेविंग्स में ही बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमने कम से कम 15 से 20 प्रिलिमिनरी और हॉट टॉपिक ऑफ मेंस एग्जामिनेशन हमने कवर अप किया। अब हम आते हैं इंटरव्यू लेवल पे सेक्शन 5 के ऊपर। सेक्शन 5 की फर्स्ट एक्सेप्शन क्या कराई है हमने? करी अभी। सूट पे ये नहीं लगता। अगर मैंने कोई सूट फाइल करना था और डिले होगी तो मैं क्या करूँगा? अब सेक्शन 5 तो लिमिटेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सफिशिएंट कॉज है तो आप जाओ। हाँ, दसो कितने? बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 6 खोलो, पढ़ो। And this is an interview question. A girl was asked this question in the interview, and she said, "Sir, there is no provision in the entire law to condone delay in filing suit. However, there is one provision in CPC under Order 7 Rule 6 where an exemption can be granted by the court." So this is your interview question. जब मैं आपको इंटरव्यू बताऊं वो कॉपी में साथ साथ लिखते रहो और उसको इंटरव्यू लिख लो कि इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है। And she was selected in Delhi Judicial Services on the basis of this thing. ऑर्डर 6 क्या, रूल 6 क्या कहता है? ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड। देखो यहाँ पे भी सीपीसी में भी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है। बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन कॉमा द प्लेंट शैल शो द ग्राउंड्स अपॉन विच एग्जम्पशन फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम्ड। अंडरलाइन करो एग्जम्पशन। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं है, एग्जम्पशन है। मुझे एग्जम्प्ट किया जाए कि मेरी मजबूरी थी, माफी। वन एंड द सेम थिंग। अगर हम इसको देखें मतलब तो वही है, बट नॉमेनक्लेचर, यूज ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड वर्ड इन लॉ देख के आप लॉ मेकर्स को पता था कि ये एग्जम्पशन दे रखी है। 63 में जब एक्ट आया और ये पुराने एक्ट का रीइटरेशन ही है तो ये वर्ड ये डाल सकते थे पर उन्होंने नहीं डाला। ठीक है,
तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, सीधा आपसे पूछेंगे कि व्हेन सेक्शन 5 डज नॉट डील विद सूट्स, हाउ कैन ए सूट बी फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, इज देयर एनी प्रोविजन और नॉट। अब इसमें एक और बात आगे आपको बताता हूँ, पंजाब के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया, प्रीलिम्स में, विच प्रोविजन डील्स विद condonation of delay in filing suit, section 5 no way, order 7 rule 6, सबने यही टिक करा, वो गलत है। एंड इट वॉज सेटल डाउन बाय द हाई कोर्ट। रिट पढ़ी, रिट में बच्चे हाई कोर्ट गए कि जी उसमें लिखा हुआ है, हाई कोर्ट ने क्लैरिफाइड कि देयर इज नो सच प्रोविजन एज टू condonation of delay in filing suit. However, order 7 rule 6 deals with the exemption, so we have to understand this language. अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, एक बात, किसी भी लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ सूट के condonation of delay के लिए, however exemption है, नो आ रहा है, there is no such provision। बच्चों ने सबने यही टिक करा कि जी ऑर्डर 7 हमने पढ़ा हुआ है, मैंने करवाया होता, मेरे सारे बैच ने वही करा है। बट हाई कोर्ट का देखो उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया कि कोई प्रोविजन नहीं है जी, मैंने एग्जाम्पशन ही पढ़ाया था, बट बच्चे लेके कि कॉन्डोनेशन तो हो ही गई, राइट? ऐसे चलता है। ये तो हो गया आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन। अभी हम आते हैं लेटेस्ट केस लॉज पे और अदर केस लॉज पे, ठीक है? ये सेक्शन 5 हो गया सारा आपका पूरा। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चंस पे। टू 2013 मैं लिख देता हूँ आपको। आ रहा है? ईशा भट्टाचार्जी वर्सेस मैनेजिंग कमेटी ऑफ रघुनाथपुर नफर एकेडमी and others, 2013 Supreme Court. Direct question from this case law. Write down the principles for condonation of delay. There are so many, but I will dictate you only the important ones. So एक बार principles दसी, पहला वाले construction दसी, construction, आप principles के लिए तो पहला कितना correct करें? बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट अपने ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲਿਖਾਉਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਐਟ ਲੀਸਟ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਾਏ ਆ, 11 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਅਪ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮਸ ਇਨ PCS 2015. What is the difference between inordinate delay and a delay of few days? मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, छोड़ दो, समझ लो। एक तो होती है डिले सिंपल, एक होती है जो कहते हैं जी इनऑर्डिनेट डिले। आप ये बताओ कि इन दोनों में फर्क क्या है? इनऑर्डिनेट के बिना का तो डिले करी नहीं, मैं बताता हूँ उसमें क्या है। एक तो होती है डिले सिंपल विच कैन बी एक्सप्लेन, इनऑर्डिनेट डिले विच इज अनएक्सप्लेनेबल, बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया, तो उन्होंने इसमें डिफरेंस पूछा था कि वो क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की वजह से ये क्वेश्चन आया था उसमें, 10 नंबर का क्वेश्चन। सफिशिएंट कॉज क्या है सेक्शन 5 में, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनऑर्डिनेट डिले एंड डिले, सिंपल उन्होंने पूछा। और जिसको ये पता था उसको नंबर मिले, मुझे नहीं पता था, बट स्टिल आई रोट एंड आई गॉट 6 आउट ऑफ 10।
क्यों? क्योंकि आई हैड एट दैट टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिले एंड इनऑर्डिनेट डिले। कहीं ना कहीं वो पढ़ा हुआ था कि इनऑर्डिनेट डिले होती क्या है। ये तो 2015 में बताया इन्होंने, 15 में ही मेंस में ही आ गया। अगर नंबर मिले हैं तो इसका मतलब अपने कंसेप्ट क्लियर है। जो इसमें लिखा हुआ है बेसिकली हमने, आई वाज नॉट एबल टू राइट डाउन दैट थिंग, बट आई डिड एक्सप्लेन, बिकॉज व्हाई आई डिड एक्सप्लेन इन अ मच बेटर सेंस, क्योंकि मुझे इनऑर्डिनेट वर्ड का मीनिंग पता था। सो एग्जामिनर ने उस चीज को भी अप्रिशिएट किया कि जो इस बच्चे ने एक्सप्लेनेशन दी है वो ठीक दी है। सो यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं है कि हमने रट्टू तोते बन के सुप्रीम कोर्ट का एज इट इज ही चेपना है एग्जाम में। आपको अल्टीमेटली यू विल हैव सो मच प्रेशर ऑन योर माइंड, आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। बट यू मस्ट नो द लॉ, यू मस्ट हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट एंड यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स, ताकि आपको लिखना आना पढ़े तो आप लिख सको। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें लिखेंगे। पहला, लैक ऑफ बोना फाइडीज इज ए सिग्निफिकेंट एंड रेलेवेंट फैक्ट। लैक ऑफ बोना फाइडीज नहीं, ये प्रिंसिपल है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया इसमें, नंबर 1 पॉइंट डालो इसको, 1 पॉइंट। लैक ऑफ बोना फाइडीज इज ए सिग्निफिकेंट एंड रेलेवेंट फैक्ट। किसके लिए? सफिशिएंट कॉज को देखने के लिए। जो बंदा कोर्ट को क्लीन हैंड से अप्रोच नहीं करेगा, क्या उसकी बोनाफाइडी होगी या मेलाफाइडी होगी? मेलाफाइडी है। तो वो कह रहे हैं कि अगर देयर इज ए लैक ऑफ बोनाफाइडी तो ये रेलेवेंट कंसिडरेशन है। सेकंड, देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इनऑर्डिनेट डिले एंड ए डिले ऑफ फ्यू डेज। सेकंड पॉइंट है, उसका सब पॉइंट 1 बनाएंगे। ऐसे लिख लेना, जैसे ये लाइन लिख ली, उसके बाद 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ऐसे। यानी ये आगे पूरा टाइम है, ठीक है। देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इनऑर्डिनेट डिले एंड a delay of few days. Number 1, जैसे मैंने बताया, former attracts the doctrine of prejudice. Former क्या होगा इसमें? Inordinate delay. Former attracts the doctrine of prejudice, whereas to the latter it may not be attracted. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेजुडिस क्या कहता है? अगर कोर्ट ने इतना लंबा पीरियड, बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड कंडोन कर दिया, तो प्रेजुडिस किसको होगा? जिसके खिलाफ हमने केस किया। सो उसमें, उस केस में क्या आ जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेजुडिस। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेजुडिस हो रहा है ऑपोजिट पार्टी को बिकॉज ऑफ इनऑर्डिनेट डिले, तो वो डिले कंडोन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है। अगर प्रेजुडिस हो रहा है एक डिले के कारण, चाहे वो 100 दिन की ही हो, अगर उससे कोई प्रेजुडिस हो रहा है तो हम उसको इनऑर्डिनेट डिले मानेंगे। ये नहीं कि वो सालों साल की हो तो भी, तभी हम उसको इनऑर्डिनेट डिले मानेंगे। और नॉर्मल डिले में ये प्रिंसिपल अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर ये प्रिंसिपल अट्रैक्ट नहीं हुआ तो डिले आपका कंडोन हो जाएगा। सेकेंड, द फर्स्ट वन वारंट्स, first one means the inordinate delay. The first one warrants, WARRANTS, warrants strict approach, whereas the second calls for a liberal approach. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द कंडक्ट, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, द कंडक्ट,
behavior and attitude of a party relating to its inaction or negligence are relevant factors. Fourth, an application for condonation of delay. An application for condonation of delay should not be dealt with in a routine manner. ये सारी चीज़ें हमने पीछे नहीं की क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, और इसके साथ की और भी गाइडलाइंस हैं वो हमने ऑलरेडी उसमें कवर कर रखा है. अगर आप चाहते हो फिर भी गो थ्रू दिस जजमेंट, बहुत ही अच्छी जजमेंट है, इसको पढ़ो, आपका माइंड खुल जाएगा इसको पढ़ने के बाद. ये मेन मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, वही आपको करवाए हैं इसके. ठीक है, एक और केस करेंगे इसका. और उस 2015 में 10-10 मार्क्स के एक ही सेक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे पंजाब में. एक तो ये आ गया, ऑर्डिनेट डिले वाला आ गया, और एक उन्होंने जो अब आपको लिखाऊंगा सारा का सारा एज सच ही सुप्रीम कोर्ट का लाइन दे दिया और कहा कि इसको एक्सप्लेन करो डायरेक्टली. लिखें जजमेंट. ब्रिजेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. सर वैसे मेरे क्वेश्चन लेट मी कंप्लीट देन क्वेश्चन. 2014 सुप्रीम कोर्ट, ब्रिजेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस, ये सुप्रीम कोर्ट का है. इसी जजमेंट की वजह से 2014 में ये जजमेंट आई, 15 में उन्होंने क्वेश्चन पूछे. ठीक है, तो जब भी हम मेंस की तैयारी करेंगे, हमारा मेंस का पेपर आएगा, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दी रीजन जजमेंट्स ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स. ये ध्यान रखना है. कोई भी अगर जजमेंट आती है, स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स. उसमें वो कहता क्या है, हेल्ड क्या हुआ है, शॉर्ट नोट. जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं, जैसे उसके बाद मेरे को पता लगा कि इसमें से आया, मैंने ये सारा तैयार कर लिया फॉर एवर. अभी 2025 की दूंगा आपको लेटेस्ट इसी महीने की. जैसे ये मैंने सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं ऐसे. सो हमें अपने नोट्स बना लिए. जब तक आपका मेंस नहीं आ जाता, कोई भी लॉ आता है आपको पता लगता है, स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स कि इस जजमेंट में ये हेल्ड हुआ है, उसका पेपर लगाओ, अपने इसमें टैग कर लो, फाइल में रख लो, अपनी कॉपी में रख लो, सो दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द लॉज. ये हमें करना पड़ेगा थ्रू आउट. मैं जितना कर रहा हूँ वो तो करना पड़ेगा. आपकी अटेम्प्ट मुझे क्या पता 2026 में आप एलिजिबल कब होगे, क्योंकि 3 ईयर की कंडीशन आ गई है. ठीक है ना. सो रीडिंग ऑफ अ रीसेंट जजमेंट इज मस्ट, जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, रिटन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ वो पढ़ लो. अगर वो हेडिंग आते हैं ना, फिर पढ़ना जरूरी है. मैं ताही तो पहले समझाया सी, लॉ फाइंड करने की जगह लाइव लॉ इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आती रहती है. एसएससी ऑनलाइन वो कॉस्टली है. लाइव लॉ ऐप है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ईयरली पैकेजेस होंगे ने 1100-1200 1500 सब्सक्रिप्शन ले लो एक बार. जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो ये 5 साल का निकाल देते, इकट्ठा ले लो, वो और सस्ता पड़ जाता है. वैसे ईयर वाइज इनकी सब्सक्रिप्शन होती है. बाकी लॉ बैंक में भी नजर में सर्च इंजन ना उथे नोटिफिकेशन आती है लाइव लॉ में. जैसे हाँ लाइव लॉ पे नोटिफिकेशन आती है. हाँ जैसे ये ऐप है, इसमें अदरवाइज भी आ रही है. अदरवाइज कैसे आ रही है, वो सब्सक्राइब कितना होया से मैं ये बताता हूँ. जैसे ये ऐप है, इसमें ये देखो लाइव लॉ है, इसमें ये खुलेगा. ये मैं कुछ पढ़ रहा था आज ही,
ये जो जजमेंट मैंने पढ़ी है, सूट कैन बी डिसमिस्ड एज टाइम बार्ड इवन इफ नो स्पेसिफिक इशू रिगार्डिंग लिमिटेशन वॉज फ्रेम्ड। सी, इसमें अगर आपको दिख रहा है, ये आज ही पढ़ी मैंने लिमिटेशन को, इसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, बट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, बहुत ही ज़्यादा। प्रैक्टिस में तो ये बहुत ज़्यादा काम आती है, डेली कोई ना कोई लॉ आता रहता है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी आपने देखना है कैसे करना है, इसको लेके रखो, कोई भी चीज़ जिस पे आपको नोटिफिकेशंस आती रहे, ठीक है। तो ये जजमेंट बेसिकली क्या थी, इन्होंने क्या किया, हेल्ड क्या हुआ, एक ही पैराग्राफ लिखेंगे, आप सुन ही लो। अब इसका उतना रेलेवेंस नहीं रहा इस जजमेंट का, क्योंकि बेसिकली आई जस्ट रीड, इसमें इन्होंने कहा लॉ ऑफ लिमिटेशन इज एंश्राइंड इन द लीगल मैक्सिमम इंटरेस्ट रिपब्लिक एट सिट फिनिस लिटम, वही जो हमने, इट इज़ फॉर द जनरल वेलफेयर दैट ए पीरियड बी पुट टू लिटिगेशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था, रूल्स ऑफ लिमिटेशन आर नॉट मेंट टू डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ द पार्टीज, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time। जब हमने वो लिमिटेशन बार सी रेमेडी एंड नॉट द राइट कहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कितनी ब्यूटीफुली वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। अब जो मैंने एक्सप्लेन करना था वो ही मेरा क्वेश्चन आ गया। आप समझे इसमें क्या हो रहा है हमारे साथ। सो एग्जाम में ये नहीं है कि मैं इतना क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, ये सारा क्यों दे रहा हूँ। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आपने आंसर तैयार किया हो, जैसे मेरा ये आंसर था, अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ। अगर मेरे को जजमेंट पता होती, आई वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। फिर उसका लिखने का तरीका और होता है कि ये this thing was observed by the Supreme Court in so and so judgment and it deals with the Limitation Act according to which so and so आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये बेसिकली उसके लिए मैंने ये आपको जजमेंट दी, डेमो के लिए, कि ऐसे भी आपको है सारा वही, इसमें भी डिले और इनऑर्डिनेट डिले का दिया हुआ है फंक्शन। इसी में जैसे वो 14 में आई, पिछली वाली 13 में आई थी, ईशा भट्टाचार्य जी, वो 13 में आई थी, उसका रेफरेंस इसमें भी दिया होगा, डिले और इनऑर्डिनेट डिले का कंसेप्ट। उन्होंने 15 में सवाल पूछा 13 और 14 की जजमेंट के ऊपर, लेटेस्ट केस में 10-10 के 2 क्वेश्चन 2 साल की जजमेंट पे आगे। आप पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हो, पर आपने लेटेस्ट लॉ नहीं गए। आपके 20 नंबर में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपने थ्योरी पढ़ी है कितने आ जाएंगे, दोनों में से 3-3, 4-4, 8 नंबर। जिसने ये पढ़ा होगा वो कितने लेके जाएगा, कम से कम 12 नंबर। 4 नंबर में 400 बच्चा कवर हो जाता है, आप ये मान के चलना। सो हमने यहाँ पे गेम एक एक नंबर की करनी है कि हमने एक एक नंबर कहाँ से चुराना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 5। जितना हो सकता है मैंने आपको वो सारा इसमें करवा दिया है। आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं और होगा। 5 के साथ आपको मैंने इंटरव्यू का भी करवा दिया, मेंस का भी है, प्रीलिम्स का भी, सारा डिटेल कर दिया, ठीक है। विल कंटिन्यू विद 6 to 8 ऑन नेक्स्ट लेक्चर।